40s हिट करते ही हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अब आप तेज़ मत चलो, भागो मत या स्टेयर्स मत यूज़ करो। क्या ये एडवाइसेस सही हैं या नहीं? The body gives you the signal. The body will tell you कि भाई अब जरा शांत रहिए। एक मंजिल चढ़ना एक चीज़ है, लेकिन कई बार फैशन आ जाता है, चलिए मैं तो रोज दफ्तर 5 मंजिल चढ़ के जाते हूँ। ये आफ्टर अ सर्टेन एज आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। वॉकिंग में कभी नुकसान नहीं होता, नो मैटर क्या एज है, कुछ भी है, एज कितनी भी है, वॉकिंग केवल भला करती है। आपने आवाज अपनी सहेली पड़ोसन की नहीं सुननी है, आपने अपने जोड़ों की सुननी है। क्या एज के साथ जॉइंट पेन होना ही होना है? इज इट अनअवॉइडेबल या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? सोने की राइट पोस्चर क्या होगा? पोस्चर से ज्यादा जरूरी है कि आप मैट्रेस जो लेते हैं वो मैट्रेस ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम। द मैट्रेस शुड टेक द शेप ऑफ द स्पाइन। जॉइंट्स फ्रेंडली एक्सरसाइजेस। स्विमिंग जैसी कोई एक्सरसाइज प्लेनेट पे नहीं है। क्यों? पानी में जब आप होते हैं तो आपके शरीर का वजन नहीं होता। इनसाइड यू डू नॉट फेस द फोर्स बट यू आर एक्सरसाइजिंग द जॉइंट। मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, मुझे चलने में दिक्कत है, किसी को मिलने जुलने नहीं जाती, मेरी बहन के लड़के की शादी थी, मैं नाच नहीं सकी। ऐसी चीजें जो वो करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, फिर ये नौबत आ जाती है कि ये जॉइंट को अब रिप्लेस किया जाए, जिसे कि नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। क्या माइंडसेट का भी रोल होता है रिकवरी में? जो मरीज मेरे पास आके कहता है मैंने तो ठीक होना ही है, वो ठीक होता ही है। जो पेशेंट अच्छा। हंस सकता है वो फंसता नहीं है। हेलो एवरीवन, आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर SKS मारिया, जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन है विद मोर देन 45 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, बीट योर नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर, योर बैकबोन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद एज ये घिसते हैं, जिससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और अनबियरेबल पेन होता है। तो आज नहीं तो कल हर किसी को इन जॉइंट पेन्स को फेस करना ही पड़ता है। तो अगर आप आज का ये एपिसोड देख लेंगे, आप इसके बारे में और अच्छे से समझ लेंगे, तो आप इन पेन से खुद को हमेशा के लिए बचा सकते हैं। एंड विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिमाइंड यू कि हमारे इन पॉडकास्ट का मिशन है कि इंडिया के टॉप डॉक्टर्स की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक घर बैठे फ्री में पहुंचाई जाए। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट नाउ एंड लेट्स डाइव इनटू टुडेज एपिसोड। आज से 40 साल पहले जो आपके पास पेशेंट्स आते थे और आज जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, क्या चेंजेस आए हैं? क्या लोग अपनी हेल्थ के साथ, अपने जॉइंट्स के साथ, अपनी बॉडी के साथ, इज इट गेटिंग वर्स और इज इट गेटिंग बेटर? वेयर आर वी हेडिंग टू? व्हाट डिफरेंस यू सी? जो सबसे बड़ी चेंज आई है वो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की। ओह रियली? जैसे पेशेंट आया वो आपको सबमिट कर देता था। अच्छा। और आप अपनी बुद्धि और समझ और नॉलेज के हिसाब से बेस्ट काम करते थे। डॉक्टर कभी भी गॉड, खुदा, ईश्वर, अल्लाह और या वाहेगुरु नहीं रहा, लेकिन जो भी होता था उस वक्त वो भी अपनी तरफ से और ये भी, और इस सारे खेल में इकोनॉमिक्स थोड़ा कम था। मुझे लगता है थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट जो वर्ड है ना, एक सबसे बड़ी चीज वो हमारी जनरेशन को महसूस होती है। और उसका एक जो मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन, जो कि इतनी वाइड है। ठीक भी होती है काफी, आप ये नहीं कह सकते कि गलत ठीक, इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट, बट द पॉइंट इज यू आर रीडिंग सो मच वाइड इंफॉर्मेशन विच मे और मे नॉट बी रेलेवेंट टू योर ओन इशू, और आप ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो इररेलेवेंट भी हो सकते हैं डॉक्टर के हिसाब से, पर आपके हिसाब से रेलेवेंट हैं। तो एक किस्म से देयर बिकम्स अ बैरियर। सो एक तो ये इशू है। सो इन हिंदी देयर इज अ फ्रेज, जिसका काम उसी को साजे। बिल्कुल। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, पहले एक सरेंडर वाला एटीट्यूड होता था, डॉक्टर के पास जाते थे कि यही ठीक करेंगे, इन्हीं को सब पता है। अभी जब हम जाते हैं तो आधा ज्ञान आधी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, तो एक बायस बनाया होता है हमने कि डॉक्टर ये कहेंगे, ये क्यों नहीं कहा। सो दोनों तरफ से है ये मैं नहीं कह सकता कि हर बार एक कौन ठीक है कौन नहीं है। ये एक पूरा बहाव है। पानी के बहाव में
कुछ भी जा सकता है, लकड़ी का पीस भी आ सकता है, पत्ते भी होंगे, सब कुछ होगा. So what is the truth here? It's very difficult. So the other things are, of course, technology has really zoomed and boomed. We keep progressing, we evolve. Similarly in medicine, lot of new medicines have come. Lot of new researches keep going on. Lot of new gadgets and tools and life-saving products have come. In fact, there are a lot of prostheses, orthotics. ईयर के लिए आपके कॉकलियर इम्प्लांट आ गए, जिसको सुनता नहीं था उसको आप सुना देते हैं. हो सकता है एक दिन नकली आंख भी लग जाए जो देख सकती है. इस तरफ जा रहा है ये. तीसरी चीज जो है वो है और अच्छे अस्पताल और अच्छे ट्रेनिंग, ये सब आ रहा है. इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, जो नए नए ऑपरेशन थिएटर्स हैं, नए नए लैब्स हैं. सो दिस इज अनदर थिंग व्हिच हैज कम इन. आप एक इंडिया के वन ऑफ द टॉप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इतना वाइड एक्सपीरियंस है आपका. किस तरह की जॉइंट प्रॉब्लम्स है लोगों को? पहली चीज तो जॉइंट की प्रॉब्लम जो होती है ना, उसको एक लूज टर्म दी जाती है, आर्थराइटिस. आर्थरो मीन्स जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन या सोजिश. ठीक है. अब ये आर्थराइटिस बहुत से कारणों से हो सकता है, और असल में देखा जाए तो 100 से ज्यादा कारण होते हैं. लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है, सबसे कारण जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो है ओल्ड एज. ओल्ड एज के साथ आपका जॉइंट घिसता ही घिसता है, किसी का कम किसी का ज्यादा. उसके कारण है, बात शायद हो जाए. उसके बाद होता है चोट लगने से. ठीक है. उसको बोलते हैं ट्रोमैटिक आर्थराइटिस. ट्रॉमा का मतलब चोट लगना. उसके बाद होता है मेटाबॉलिक. मेटाबॉलिक होता है जैसे गाउट हो गया, जिसके अंदर की शरीर का मेटाबॉलिज्म से गाउट के क्रिस्टल जाके जॉइंट पे चिपक गए और जॉइंट खराब हुआ. उसके बाद आपका होगा ऑटो इम्यून, जो कि सबसे ज्यादा तंग करता है लोगों को. वो है जैसे गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इसमें आपके शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म ही आपके शरीर के अगेंस्ट जाता है, और आपके जॉइंट के ऊपर जो स्मूथ लेयर, कार्टिलेज की चमकती हुई चिकनी लेयर है, उसको खाने लगता है. तो उससे वो रफ हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स पेनफुल. These are multiple types of arthritis which causes broadly. इसके आगे और बहुत होते हैं. स्किन कंडीशन होती है, जैसे सोराइसिस है. अच्छा, उससे भी आर्थराइटिस होता है. अच्छा खासा होता है, मतलब इट्स अ वेरी वेल नोन थिंग. एज के अलावा बाकी ये जो भी आपने 4-5 कॉजेज बताई हैं, ये किसी भी एज और स्टेज में हो सकते हैं? हो सकते हैं. चोट आमतौर पे यंगर आदमियों को लगती है. जो ज्यादा तेज गाड़ी मोटरसाइकिल चलाएंगे वो चोट ज्यादा खाएंगे, या जो फुटबॉल खेल के चोट खा लेंगे, लिगामेंट तोड़ लेंगे. जो मेटाबॉलिक है, ये इसकी भी यूजुअली एज जो होती है ये 40 के आसपास चलनी शुरू होती है. अब देखिए, मेटाबॉलिक में होता तो गाउट बताया मैंने, लेकिन ज्यादातर ये वाली बीमारियां जब शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, these diseases will take over. लाइफस्टाइल ज्यादा बड़ा रीजन बोल लीजिएगा, एक्टिविटी ना करिएगा, जहाँ लड्डू देखा मुंह में डाल लिया वाली बात. So those things certainly matter. But rheumatoid जो है, ये 3:1 रेशो में लेडीज is to gentlemen, maybe even 4:1 देखा जाता है. बायोलॉजी की वजह से, हार्मोन्स की वजह से है? हार्मोन से तो डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हो सकता है जेनेटिक फैक्टर से होता हो. और ये एक ऐसी चीज है जिसपे इतनी रिसर्च हो रही है दुनिया में. अगला नोबेल इसी में आना चाहिए. जिस दिन ये निकल गया, उस दिन इतने लोगों को राहत मिलेगी कि जो आदमी निकालेगा, मैं तो खुद उसको जाकर मतलब नमन करना चाहूंगा. मुझे लगता है शायद हर परिवार में किसी ना किसी एक सदस्य को, स्पेशली जिनकी एज बढ़ रही है, उन्हें ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमनली देखा जाता है. और ये हेरिडिटरी भी आ जाता है, फैमिली में भी आता है, और इसीलिए जेनेटिक वो थोड़ा सा इसमें कनेक्शन निकलता है. सर, अब हम एक एक करके इन कॉजेज पे आते हैं. क्या एज के साथ जॉइंट पेन होना ही होना है? इज इट अनअवॉइडेबल, या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? मैं क्या अभी से अपने फ्यूचर में होने वाले जॉइंट पेन को एज की वजह से कंट्रोल कर सकती हूँ? जी, बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? बाय मेंटेनिंग इट. आपके ग्रैंडफादर अगर फिएट चलाते थे, वो 15 साल चमकती थी. हाँ जी. आपके बच्चे चलाएंगे तो 5 साल में वो बिकेगी भी नहीं. सो इट्स मेंटेनेंस. It is maintaining yourself, maintaining your body, maintaining your joints. First thing is the weight of the body. Okay. Keep your muscles strong. By exercise. If you have diseases like diabetes, keep them well under control. Okay.
don't do stressful activities which are out of proportion of your age. For example, आप अगर 60 साल के हो गए तो आपको दंड बैठक जैसे बोलते हैं स्क्वाटिंग, वो नहीं करनी चाहिए. अच्छा. बिकॉज कार्टिलेज की इलास्टिसिटी कम होनी शुरू हो जाती है वक्त के साथ. नो मैटर कोई इंसान कितना फिट है, अगर वो अपने 60 में भी स्क्वाट्स कर सकता है तब भी ना करे. हम तो यही सजेस्ट करते हैं, Okay. पर्टिकुलरली अगर उन्होंने स्क्वाट कर रहे हैं और टिंजेस भी शुरू हुई तो रुक जाइए और कुछ ढूंढ लीजिए. बड़ा कुछ है करने को, बड़ा कुछ है, एक्सरसाइज ही करनी है ना, तो जरूरी वो करनी है जो कि तकलीफ को बढ़ा सकती है. स्पेशली वंस यू क्रॉस योर 50-60s हिट करते ही हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अब आप तेज तेज मत चलो या फिर भागो मत या स्टेयर्स मत यूज करो. क्या ये एडवाइसेस सही हैं या नहीं? जब तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, ओके, आपका वेट अंडर कंट्रोल है और आप ये कुछ कर सकते हैं तो कोई चिंता नहीं. ओके. लेकिन शरीर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है. द बॉडी गिव्स यू द सिग्नल. द बॉडी विल टेल यू कि भाई अब जरा शांत रहिए. ओके. उम्र शायद डिफाइन नहीं कर सकते हम 40, 50, 60, लेकिन तकलीफ डिफाइन कर सकते हैं. और उम्र वहां आ जाती है क्योंकि परसेंटेज चांसेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एज. एक मंजिल चढ़ना एक चीज है, लेकिन कई बार फैशन आ जाता है, चलिए मैं तो रोज दफ्तर 5 मंजिल चढ़ के जाते हूँ, 5 उतर के आते हैं. ये चीज जो है ये आफ्टर अ सर्टेन एज आपको थोड़ा कॉशियस रहना है. आपको चढ़ना उतरने में कोई हर्ज नहीं, 1-2 मंजिल चढ़िए, मसल्स को टोन्ड रखिए, बट यू गॉट टू रियलाइज दैट देयर इज लिमिटेशन टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग द बॉडी. बट देयर आर थिंग्स यू कैन डू लाइक स्विमिंग और वॉकिंग इन वाटर और स्टेशनरी साइकिलिंग, जिससे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा जॉइंट पे. एक चीज जो है उससे जो आपने कही सबसे जरूरी, वॉकिंग में कभी नुकसान नहीं होने वाला. नो मैटर क्या एज है, कुछ भी है, एज कितनी भी है, वॉकिंग केवल भला करती है. देखिए आप कहेंगे जी वो सरदार साहब जो 100 साल के थे, जो मैराथन भागते थे, वो उन्होंने कर लिया. एक्सेप्शंस आर देयर टू द रूल. राइट. सो ये चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों की, और कुछ गॉड गिवन गिफ्ट भी होती है. लेकिन जब हम बातें करते हैं, वी टॉक ऑफ एन एवरेज बियॉन्ड 75-80%. आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज सो माय मदर इन लॉ शी इज 65. राइट. और वो रन करती हैं, मतलब नॉट दैट शी इज़ अ रनर बट थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग एंड जॉगिंग एंड लिटिल बिट ऑफ रनिंग शी यूज टू डू until 2 months ago. So 2 महीने पहले उन्हें किसी ने कहा कि अब आप 65 के हो गए हो, आपको नहीं भागना चाहिए, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है. सो शी स्टॉप्ड डूइंग दैट. अब जब वो ये मेरे से शेयर कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ शुड आई रिएक्ट. मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ उनकी फिटनेस के ऊपर. तो क्या वो सही कर रही हैं रनिंग ना करके, या उनको कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज शी कैन, हर बॉडी अलाउज हर टू डू सो? यू आर वेरी राइट. बंद करने की जरूरत नहीं है. पहली चीज, आजकल तो बहुत माहौल बदल गया. सॉफ्ट शूज पहनिए. वो हमारे टाइम की तरह नहीं पीटी शूज पहने जिन्हें चौक से सफेद कर रहे हैं और जिनकी सोल ही नहीं है. सो सॉफ्ट शूज पहनिए. एंड इफ पॉसिबल तो डोंट रन ऑन पेव्ड स्ट्रीट्स. सख्त ग्राउंड की जगह अगर आपके आसपास लॉन है, पार्क है, उसमें दौड़िएगा. लेकिन अगर ये आपने आवाज अपनी सहेली पड़ोसन की नहीं सुननी है, आपने अपने जोड़ों की सुननी है. जिस दिन जोड़ कह रहे हैं मत चलिए, उस दिन अलग बात है. लेकिन अब हो सकता है कि उनके किसी परिवार में किसी ना किसी का कुछ और किसी कारण हो गया हो, बट दैट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल. Exactly. So please go back and get her to start walking and running. I'm going to ask her to do so. अब मैं वो ट्रॉमेटिक वाला जो जॉइंट प्रॉब्लम है उसकी बात करना चाहती हूँ. सो बाय ट्रॉमेटिक यू मीन किसी तरह की इंजरी, किसी तरह का घाव, या कोई कुछ गलत कर लिया, हील्स पहन ली, स्लिप हो गया, कुछ इस तरह के रीजंस की वजह से जो जॉइंट में प्रॉब्लम आती है. जोड़ 2 हड्डी से बनता है, कोई भी जोड़ हो. हाँ जी. उस जोड़ के ऊपर एक बड़ी स्मूथ लेयर लगी होती है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं. और वो एक बड़ी फाइन शाइनी मशीन की तरह काम करता है. अब आप इमेजिन करिए कि उस मशीन में किसी ने एक कंकर डाल दिया, तो वो जब चलेगी तो वो कंकर उस कार्टिलेज को रगड़ेगा, खराब करेगा. टेयर्स आएंगे, उसमें पिट्स बनेंगे, खराबी होगी. सो ट्रॉमा क्या करता है? यही करता है. एक तो होता है डायरेक्ट ट्रॉमा टू द कार्टिलेज, जैसे एक्सीडेंट हुआ कार का, मोटरसाइकिल का. एंड फॉर एन एग्जाम्पल आपका नी जॉइंट इम्प्लोड कर गया, टूट गया, तो वो जब जुड़ भी जाएगा तो वो चीज नहीं बनती, वो दरार रहेगी. आप
ये प्लेट है, कप है, टूट जाए, आजकल बड़े फैंसी चीजें आई हैं कि इससे चिपक जाएगा हमेशा के लिए, होता तो नहीं, लेकिन चिपका भी दें पर हाथ फेरेंगे तो वो फील करेगा कि यहाँ कुछ हुआ था, तो वो निशान जाता नहीं है। सो दैट इज वन। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंजरी टू द कार्टिलेज, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट खेला, एकदम घुटना मुड़ा और लिगामेंट टूट गए। अच्छा, जो लिगामेंट घुटने में हैं वो जोड़ को प्रोटेक्टेड रखते हैं और बैलेंस में चलाते हैं। नाउ व्हेन द बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड और वो जॉइंट जो अब आप यूं चलने की जगह यूं करेगा, तो वो उसको खुद ब खुद रगड़ देगा। ओके, सो दैट इज अनदर वे ऑल्सो ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस विल डेवलप। ये आई बिलीव इसमें ये जिम में जाके हैवी वेट्स लिफ्ट करने की वजह से भी शायद ये लिगामेंट टूट सकता है, मोटरसाइकिल से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, जिम से, या और ये होता भी यंगस्टर्स में है, क्योंकि ये सब चीजें हैं, ये काम जो है ये सब उन्हीं के शौक हैं। राइट। तो क्या तरीका होगा इसे प्रिवेंट करने के लिए? ऑफ कोर्स एक्सीडेंट इज समथिंग यू कैन जस्ट बी कॉशियस, इट हैज टू हैपन, बट अदरवाइज जिम या जो लोग गेम्स खेलते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी क्या चीजें हैं जिनका वो ध्यान रखें? सबसे बड़ा ध्यान ये होता है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे, बिफोर डूइंग इट 10 मिनट वार्म अप जरूर करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स को स्ट्रांग बनाइएगा एट दैट मोमेंट, ताकि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो आपके मसल रोक दें फर्दर डैमेज। ओके, सो दैट इज द प्राइमरी थिंग इन एनी स्पोर्ट। क्या रोल होता है वार्म अप का एग्जैक्टली? हाउ डज इट हेल्प एंड प्रिवेंट इंजरीज? यस, सो जब आप वार्म अप करते हैं और उस एरिया की जैसे घुटनों की एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो ब्लड फ्लो गोज टुवर्ड्स व्हाटएवर एरिया टू गो एंड टेक न्यूट्रिशन टू दैट प्लेस, द मसल्स। वो मसल एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनको जैसे कार पे एक्सेलरेटर दबाएंगे तो पेट्रोल उधर ही जाएगा तेजी से, ऐसे ही इन मसल्स में ब्लड आएगा। ये मसल्स में ब्लड जाके उनके न्यूट्रिशन लेकर जाएगा, वो जो न्यूट्रिशन ले जाएगा तो आपके मसल्स अब जिस वक्त आप खेलने लगेंगे उस वक्त स्ट्रांग और टाइट होंगे। और अगर आपको ये कुछ इम्बैलेंस होता है तो वो स्ट्रांग या टाइट मसल एक्सटर्नल या बाहर की ब्रेस की तरह पकड़ लेंगे जोड़ को और चोट के चांसेस कम कर देंगे। इफ दैट force bypasses your muscle strength, then you will still have the injury, but more often than not good athletes ये लोग इसको मैनेज कर लेते हैं, नहीं तो मानिएगा 90% के टूट जाएंगे। सो न्यूट्रिशन, राइट अमाउंट ऑफ, जिसमें मुझे लगता है कि शायद प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता होगा। प्रोटीन से क्या होता है कि जो ये मसल बने हुए हैं, these are made of protein chains, तो जब ये प्रोटीन इन मसल में जाके सेटल होती है तो उनको मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। जब मसल कमजोर हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका प्रोटीन कोएफिशिएंट कम हो गया और फैट कोएफिशिएंट बढ़ गया। तो आप देखेंगे कुछ लोगों की बाजू यूं करेंगे तो वो हिलेगी, उसमें फैट है, और कुछ लोगों के ऊपर से पकड़ेंगे तो वो मसल है, प्रोटीन है। सो आपने बताया रोल ऑफ वार्म अप इज कि जब आप वार्म अप करते हैं वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है और उस ब्लड के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, विच हेल्प्स प्रोटेक्ट दैट बॉडी पार्ट। तो जब आप उसको मूव करोगे तो वहां पे इंजरी के चांसेस घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। और शायद यही एक कारण है कि डिहाइड्रेटेड बॉडी में इंजरीज के चांसेस, रिस्क बढ़ जाते हैं। डिहाइड्रेटेड बॉडी इज एनीवे अ वीक बॉडी, एंड डिहाइड्रेशन तो नीड्स अटेंशन इमीडिएटली। उस सिचुएशन में तो कोई स्पोर्ट करना ही नहीं चाहिए। हाँ, कई दबी आप देखेंगे मैच खेल रहे होते हैं तो जा जाके बोतल से पीते रहते हैं, कोई कई चीजें, कोई इलेक्ट्रोलाइट टाइप की चीज, कोई शुगर टाइप की चीज, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, लेकिन लिक्विड शुड गो इन, क्योंकि भागने दौड़ने में लिक्विड गोज आउट। ब्रीदिंग में भी बहुत सा लिक्विड बाहर जाता है जिसे बोलते हैं इनसेंसिबल लॉस, जो कि आपके सांस के साथ बाहर जा रहा है, पर्सपिरेशन से। तो इसको वापस लाना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। सो हाइड्रेशन का भी रोल हो गया। हाइड्रेशन इज द मंत्र टुडे फॉर एवरीथिंग। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की लिस्ट में एक नंबर पे हाइड्रेशन तो होगा ही होगा। एब्सोल्युटली। फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म जो है आपकी, फॉर एग्जांपल अगर हम जिम गोअर्स की बात करते हैं तो फॉर्म और पोस्चर पे ध्यान दिया जाए। स्क्वाट्स कर रहे हो या डेडलिफ्ट्स कर रहे हो तो एक तो जो फ्रेज यूज कर रहा हूँ बड़ा पोलाइट नहीं है, पर अपनी औकात से बाहर नहीं करना चाहिए।
है ना। कई बार अब मैं जाके कहूँ मैं 100 किलो उठाऊंगा तो कल को अस्पताल में पाओगे मुझे, आई एम गोइंग टू गेट अनवेल और आई एम गोइंग टू ब्रेक सम लिगामेंट्स फ्रॉम मसल्स और व्हाट। दैट्स वन थिंग, स्टिक टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू एट अ सर्टेन एज। आप कॉम्पिटिटिव हैं फिर तो आपको अलग से करना ही है। दूसरी चीज ये है, हर ट्रेनर हर आदमी को इक्वली ट्रेन नहीं कर सकता, और ट्रेनर के साथ जब हम करते हैं, दे आर लवली पीपल, दे नो अ लॉट, दे डू अ लॉट, बट दे शुड ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ अ लिमिट टू हु एंड हाउ मच आर दे ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेनर्स की जैसे पीरियोडिक इवैल्यूएशन, एजुकेशन एटसेट्रा इज इम्पोर्टेंट, सो दैट दे डू एंड रियलाइज कि भाई यहाँ पर यहाँ तक जाना है और किसके लिए क्या ठीक है, किसके लिए क्या ठीक है, कितना करना है, डाइट ठीक है, मसल कैसे हैं, ये 40 किलो वाले आदमी को 70 किलो ना उठवाना है। और लास्टली जो सबसे जरूरी चीज है, कहीं पे भी अगर उसको दिखे कि कुछ ठीक नहीं है, कोई घंटियां बज रही हैं, तो रोक के इमीडिएटली टेक द करेक्ट एडवाइस, मतलब पेशेंट को भी और उनको भी। और उसके आगे जाने में तो शर्तिया तकलीफ is going to get worse. जब आपके पास एथलीट्स आते हैं या आप जब एथलीट्स को देखते हो, तो किस तरह के कॉमन इश्यूज के साथ वो आते हैं और क्या रीजंस होते हैं? पहली चीज कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा परसों मैच है, जल्दी ठीक कर दो। मतलब यार क्या बात कर रहे हो भैया, अगर परसों था तो मैंने कहा तो उसके अगले दिन आना था ऐसे टूट के। अब आ गए हो पहले और होना चाहते हो ठीक 2 दिन में। दे आर रेस्टलेस, दे आर एंड मेनी ऑफ देम, उनकी लाइफ इस पे डिपेंड करती है, उनकी अर्निंग इस पे डिपेंड करती है, उनका कैरियर इस पे डिपेंड करता है। ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो ये एथलीट और दूसरा विद अटर मोस्ट रिस्पेक्ट द यंग आर्मी पीपल, है ना। Those lovely people also when they get into difficulty they are very worried. So जो ये एथलीट हैं, इनकी सबसे कॉमन ये होती है कि हमें जल्दी से ठीक कर दो। अरे नहीं हो सकता, और रिहैब होगी तो बेस्ट है, इनको बिठाओ, थोड़ा इनसे बात करो, इनको समझाओ कि बहुत लंबी उम्र है और ये ठीक कर लो। एक क्रिकेटर थे जिनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने वो सारा कुछ अच्छे से करवा के अब जाकर उन्होंने वापस रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए, सिंपली क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करवाया, खूब मेहनत की, रिहैबिलिटेशन की, और सबसे बड़ी चीज थी शांति से ठीक हुए हैं। तो इसमें कोई रश करने की, रश आप करोगे तो कोई बात नहीं, जल्दी वापस आ जाओगे। हर चीज ने अपना वक्त लेना है। दूसरी क्लास के बाद आप मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे सकते, यू हैव टू गो थ्रू 2, 3, 4, 5 लाइक दैट, सो दे हैव टू इवॉल्व इन रिकवरी। और ये तो ह्यूमन बॉडी है, कोई मशीन नहीं है कि एक फास्ट प्रोसेसर लगा दिया और जल्दी रिकवर हो गए। बिल्कुल नेचर है, अपना टाइम लेना है। मे बी मेरे लिए कहना आसान है कि क्या जल्दी है, लेकिन मैंने देख लिया और कोई चारा भी तो नहीं है ना। आई सी दिस ऑल द टाइम, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट एंड गो द राइट वे rather try to beat the system. You talked about mindset, you touched that, so let me ask this question कि apart from rest, diet and everything else, क्या mindset का भी रोल होता है रिकवरी में? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्या कहता हूं अपने यंगर कोलीग्स को, जो मरीज मेरे पास आके कहता है मैंने तो ठीक होना ही है, वो ठीक होता ही है। और कई बार ये आके लोग कहते हैं जो आप शायद आपको you may feel it strange, they keep wondering, worrying, oh this can happen to me, that can happen to me, और some strange reason छोटा मोटा speed breaker आता ही है। They get well, but they go through a little bumpy ride, but there are people more so, ये जो elderly generation है ना, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब जो करना करिए, बस अब आपके वो है। We don't want to play God, हम ना प्ले करेंगे भी तो बन तो सकते नहीं है, तो क्या फायदा। लेकिन जब एक ऐसा वो आ जाता है, गॉड और द ऑलमाइटी इन लोगों को ठीक करते हैं, एज अ सर्जन वी हैव टू think of that superpower. We cannot try to be him or whatever. And the other mindset is people like आपके जो athletes हैं, young people हैं, career oriented हैं, वो भी ठान के जो आ जाए कि डॉक्टर साहब आप करो तो सही, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। And they again get very well. वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और बढ़िया मेहनत करते हैं, पूरे सवाल पूछते हैं, इंटेलिजेंट बातें करते हैं। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। जो पेशेंट हंस सकता है वो फंसता नहीं है,
तो मैं तो आम कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो हंसता है वो फंसता नहीं है. I think there is some science behind this There also. is scientifically वो कहते हैं there are some endorphins which are released out of the body. आपके वो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, हैप्पी हार्मोन्स होंगे, बैलेंस होगा, डाइजेशन अच्छी होगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली रिकवरी और जल्दी फिर होगी. दूसरी बात ये है 1-2% ना एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए कि देयर इज नथिंग कॉल्ड 100%. जब भी हमसे बात करते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब इसका क्या होगा, कितने परसेंट, मैं कहता हूँ 98, 98, 2% देयर समबडी एल्स. अगर आपकी उनसे बनती है तो 100, हमसे बनती है तो 98. आप देख लीजिए जो करना है. सो द एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, पेशेंट की भी और डिलीवरी देने वाले की भी. इट्स अ टीम वर्क. एंड द टीम डजंट एंड बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर. उसके अलावा भी उनकी टीम में उनके सारा परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी सहेलियां हैं. हमारी टीम में जो है हमारे सारे कोलीग्स हैं, डॉक्टर हैं और नर्सेज हैं. सबसे जरूरी नर्सेज हैं. अगर नर्स अच्छी है तो दे नर्स यू बैक. दे आर बेटर देन, दे मोर क्रूशियल देन द डॉक्टर्स देमसेल्व्स. डॉक्टर्स का रोल तो सबको पता है, बट एक पेशेंट की रिकवरी में नर्सेज का क्या रोल होता है? नर्सेज का ही रोल है. एक तो होता है ना कि कारपेंटर ने ये लकड़ी की टेबल बना दी, ये टेबल तब तक सुंदर नहीं लगेगी जब तक इसको पॉलिश नहीं किया जाएगा. डॉक्टर्स विल डू द कारपेंटरी बट नर्सेज विल पॉलिश द पेशेंट एंड दे विल गिव दैट पेशेंट कॉन्फिडेंस. दे मैन्युअली फिजिकली टेक केयर ऑफ देम. वो उनको आंटी अंकल कह के बुलाती हैं. इतने प्यार से मैं देखता हूँ. एंड मेनी ऑफ देम आर सिटिंग hundreds of miles from home. And the way they love these people and the way they treat these people, Yes. I think they are the most important pin in the whole circle of treatment. I think ये बहुत important point पकड़ा आपने कि doctors they come, they do their work, they give their best, but nurses stay with them all this while. इसको एक दूसरी तरफ से देखा जाए, doctors treat physically, nurses treat psychologically and mentally. Kudos to all the nurses जिनको शायद कभी वो नहीं मिल पाता वो रिस्पेक्ट एंड दैट रिगार्ड, एंड मे बी नर्सेज के बारे में कभी इतनी बात नहीं होती है. That is sad. That is very sad. You've really inspired me to have a podcast with a nurse. I would love to do that someday. There are very good people all over. तो हमने मेटाबॉलिक रीजंस की वजह से जो इंजरीज होती हैं उसको डिस्कस किया. अब ऑटो इम्यून को भी थोड़ा टच करते हैं. इसका रूट कॉज क्या होता है? एक तो जेनेटिक आपने बताया, क्या इसके अलावा भी कोई रीजन होता है? रूमेटॉइड का देखिए, बहुत लोगों ने हाइपोथेसिस डाली है. यहाँ तक कहा गया है कि वायरल भी एक इन्फेक्शन हो सकती हैं डिफरेंट टाइप्स की, विच गो एंड स्टिमुलेट योर मार्कर सेल्स एंड दीज सेल्स दे बिकम रोग सेल्स. ये शैतान सेल बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये तो मेरा ही शरीर है. और इनका काम है खाना, काटना. आपका बहुत प्यारा कुत्ता है, अगर उसका दिमाग खराब हो जाए तो वो आपको भी काट सकता है. सो दैट वे दिस कैन हैपन. यू नो, देयर आर हाइपोथेसिस गैलोर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. और ये जो है ये सबसे ज्यादा डेबिलिटेटिंग है. इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट टू गेट रिड ऑफ इट नहीं है. देयर आर मल्टीपल मेडिसिन्स एंड ड्रग्स कमिंग which are called disease modifying, disease reducing, and that kind of stuff. It is yet not disease curing. That's why we are waiting for the next Nobel laureate to find a full treatment कि भाई ये वाला कोर्स खाओ, रूमेटॉइड गया. वो नहीं हो रहा अभी. एक टाइम था जब आप देखिए मलेरिया क्या था, इलाज ही नहीं था. आज भी हो गया पर मलेरिया होता है. एड्स ना के बराबर हो गई, लेकिन ये नहीं है कि चली गई. पोलियो भी ना के बराबर है पर है अभी थोड़ा, बट हमने काफी हद तक इरेडिकेट. ट्यूबरकुलोसिस सबसे बड़ा पाप जो है, मतलब लुक एट दैट, कितना कम हो गया, लेकिन अभी बहुत है. मुझे पक्का नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आज भी 4 मिलियन से ज्यादा लोग हैं इंडिया में विद ट्यूबरकुलोसिस, विच इज साइलेंट ट्यूबरकुलोसिस. और इसकी खासियत ये है, ये कीटाणु छुप के बैठा रहता है एंड इट वेट्स फॉर द होस्ट विच इज द पेशेंट टू बिकम वीक. And before that it does not show any Before symptom. that it is sitting जिस दिन वो थोड़ा सा कमजोरी आई या और कुछ हुआ, ये फिर जाग जाता. एक ट्रायड बोलते हैं, होस्ट, दिस कीटाणु एंड हेल्थ. अच्छा. ये सारे मतलब इनमें से कहीं पे भी जो हेल्थ कम हुई, कीटाणु जागा, होस्ट पे गया.
ये साइकिल बनता है. ओके. Another thing which also, by the way, is an important cause of arthritis, Oh. and that arthritis which I have to mention now is called infective arthritis. ओके, विच यू सेड कि कुछ इन्फेक्शंस, कुछ Infection- एक्सटर्नल बॉडीज की वजह से बाहर से आए attack हो इन्फेक्शन, जाता है. ट्यूबरकुलोसिस से हो, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिससे कहते हैं पायोजेनिक इन्फेक्शन. दे Okay. आर बाय अदर बैक्टीरिया. दिस इज अ होल साइंस इन इटसेल्फ. ओके. ये बहुत क्रूशियल है. इससे भी वो जाके बैक्टीरिया आपका जॉइंट तबाह कर देते हैं. बट इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप इन्फेक्शन से जितना दूर रहो, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को जितना बढ़ाओ. इम्यूनिटी अच्छी रखिए, सेहत अच्छी रखिए. छोटी मोटी इन्फेक्शन हो तो उसका इलाज कर लीजिएगा. राइट. डोंट थिंक यू आर टू स्ट्रांग फॉर एनीथिंग कि मैं तो बैक्टीरिया को खुद ही लड़ लूंगा, वो तो दिखता भी नहीं, मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा हूँ, मैं देख लूंगा. वो नहीं होता. यू कांट इवन सी द एनिमी. Let's talk about arthritis, which is caused by skin condition. This is absolutely new to me as well. ये मैंने नहीं कभी सुना था कि psoriasis can lead to arthritis. This is strange. Psoriasis is again sort of an autoimmune situation. अब देखिए जब स्ट्रेस बढ़ता है तो पैचेस बढ़ जाते हैं. Right. एल्बो के नीचे, घुटने के नीचे, ये सारे बढ़ते हैं. So the whole phenomena representing on this can also go and affect the joint cartilage of autoimmune. और इसको रिवर्स करना, अगर स्किन कंडीशन को ठीक कर दिया. इसको अगर टाइम से आप ठीक कर लेते हैं, और इसकी वैसे भी परसेंटेज ऑफ अफेक्शन बहुत कम है Okay. कंपेयर टू अदर डिजीजेस, पर होता है एंड इट इज वन ऑफ द कॉजेस. तो ये सारे हमने कॉजेज डिस्कस किए. इसका एक कॉमन जो कहीं ना कहीं रूट कॉज है इन सारे प्रॉब्लम्स का, इन सब इश्यूज का, वो लाइफस्टाइल है, डाइट है. तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो उनकी जॉइंट हेल्थ के लिए, जॉइंट्स को हेल्दी करने के लिए किस तरह का लाइफस्टाइल चेंजेस या किस तरह का डाइट आप रेकमेंड करते हो? सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको लगे कि पेशेंट अपने वेट और हाइट के हिसाब से, जिसे BMI बोलते हैं, उसके हिसाब से आउट ऑफ रेंज है, तो हम कहते हैं वजन कम कीजिएगा, बहुत जरूरी है. क्योंकि वो डायरेक्टली घुटनों पे या जॉइंट्स पे जोर सब डालता है. चीज़ों पे. द सिंपल हाँ. रीजन. और सबसे आसान है कहना कर लीजिए, और सबसे मुश्किल है कम करना. वेरी ट्रू. पहली चीज तो हम कहते हैं ये. उसी के लिए हम बैठे हैं, हम लोगों को पतला करने में मदद करते हैं. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. दूसरी चीज हम उन्हें कहते हैं कि आप एक्सरसाइजेज ऑफ, जहाँ तकलीफ है उस पे फोकस करिए. घुटनों में है तो घुटने की, कंधों में है, गर्दन में है, पीठ में है, तो उन जगहों की एक्सरसाइजेस करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए. तो आप किस तरह की एक्सरसाइजेस करने के लिए सजेस्ट करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी वाली, मोबिलिटी के लिए, या स्ट्रेंथनिंग के लिए, या कार्डियो रेकमेंड करते हैं? क्या एक्सरसाइजेस हैं जो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आप अपने पेशेंट्स को हम सारी suggest करते हैं. कार्डियो इज सेकेंडरी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग. ओके. Flexibility is part of these two. And cardio is for the whole body. So while we talk of the joints, cardio is, उसको बोलते ही कार्डियो है क्योंकि उससे ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी, हार्ट रेट पे फर्क पड़ता है. जॉइंट पे डायरेक्टली नहीं पड़ता, लेकिन वो कार्डियो करने के लिए आप जॉइंट इस्तेमाल करते ही हैं. राइट. तो करिए, कार्डियो अच्छा है. सो कार्डियो में आपने बताया कि एक स्टैटिक साइकिलिंग जो है वो यू बहुत फील अच्छी है, बहुत अच्छी है. स्विमिंग इन ओल्ड एज, इज इट रेकमेंडेड? मैम अगर कर सकते हैं तो स्विमिंग जैसी कोई एक्सरसाइज प्लेनेट पे नहीं है. क्यों? बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग इन वेटलेसनेस. पानी में जब आप होते हैं तो आपके शरीर का वजन नहीं होता. इनसाइड यू डू नॉट फेस द फोर्स, बट यू आर एक्सरसाइजिंग द जॉइंट. So swimming is beautiful, but unfortunately not available to everybody, and more so ladies in our culture. They find it difficult to do that. Interestingly, stationary cycle करने को सब तैयार हैं. क्यों? क्योंकि अपने कमरे में रख लेते हैं, कुंडी करना लगा के आसान जितना है. मर्जी टीवी चलाया देखते देखते करते रहो. टीवी देखते चला लो, अपने कमरे में रख लिया, कर लो, कुछ वो नहीं है. इट्स वेरी इजी एंड इट्स इक्वली इफेक्टिव. राइट. अगेन यू आर एक्सरसाइजिंग विदाउट पुटिंग वेट ऑन योर जॉइंट. और उस साइकिल के ऊपर वी टेल देम कि डोंट पुट रेजिस्टेंस. अच्छा, जस्ट फ्री फ्लो आप फ्री करो फ्लो. उसे. और कोई जल्दी नहीं है, कहीं पहुंचने वाले नहीं हो तो आराम से चलाओ. Don't try to go very fast because you're not going to go anywhere. वहीं रहोगे. So this is something they need to understand. और वो करते हैं, वो समझते हैं, और बहुत लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं. और कौन सी इस तरह की एक्सरसाइज? स्टेशनरी साइकिल, स्विमिंग, व्हाट एल्स? फिर हम इनको एक्सरसाइजेस सिखाते हैं.
थोड़ा सा जो ज़्यादा कर सकें, इवन ट्रेडमिल इज़ नॉट बैड, बट अगेन विदाउट रेजिस्टेंस। ओके। हेल्दी जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज अलग हो जाते हैं, जैसे प्रिकॉशन के लिए क्या करना है और जो तकलीफ आ चुकी है उसके लिए उसकी इंटेंसिटी और वो सब कम करनी पड़ती है। ओके, तो हम इन दोनों कैटेगरीज की ही बात कर लेते हैं। पहले हम प्रिकॉशनरी एक्सरसाइजेज की बात करते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो लोगों को करनी चाहिए जिससे उनके जॉइंट्स ठीक रहेंगे, जॉइंट्स फ्रेंडली एक्सरसाइजेज। सबसे पहली वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, उसमें आपका कार्डियो भी हो रहा है, जॉइंट्स का भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। राइट। अच्छा, उसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं वो जॉइंट स्पेसिफिक भी होती हैं। नेक की कर ली, बैक की कर ली, शोल्डर की कर ली, घुटनों की कर ली। ये तो एक जहाँ पे आप बैठे बैठे भी कर जहाँ सकते भी हो, हर very जगह easy बैठे to बैठे do। कर सकते हो, टीवी देखते हुए भी कर सकते हो। आजकल अखबार नहीं पढ़ते, नहीं तो अखबार पढ़ते हुए नीज की कर लेते थे लोग। हाँ। सो ये सारी एक्सरसाइजेज आप इस तरीके से एज प्रिकॉशनरी, कीपिंग योर जॉइंट्स मोबाइल। सीधी बात है, जो 40 मिनट रोज सैर कर लेगा उसके 70% प्रॉब्लम वैसे ही आराम आ जाएगा और बढ़ेंगी भी नहीं। आप क्या इसमें बिलीव करते हो वॉकिंग 10,000 स्टेप्स अ डे? नहीं। जब तक थको ना या दर्द ना हो और अच्छा। एंजॉय कर रहे हो करो, अच्छा। and don't go by these Numbers gadgets or- and things. अच्छा। But I think it's the time Yeah. and how much you are walking for. Half an hour to 40 minutes is what is the aim. मैं जो अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करती हूँ व्हेन इट कम्स टू वॉकिंग, मैं बोलती हूँ जब आप वॉक करके वापस आओ ना तो आपका थोड़ा सांस फूल रहा होना चाहिए, थोड़ा सा। हाँ, ये होना perfectly चाहिए। healthy patient में अगर ऐसा है तो उसको ये करना चाहिए कि जब उसे पता है मैं 30-35 मिनट भाग लिया तो 2 मिनट के लिए भाग ले, चल लिया तो 2 मिनट के लिए भाग ले, उसमें ये हो जाएगा जो आप कह रही हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सॉर्ट ऑफ कार्डियो। मतलब थोड़ा सा आपका हार्ट रेसिंग हो गया तो जी, आपने और कार्डियो अगर कर थोड़ा लिया। सा पसीना भी आ जाए, नेचुरल पसीना, पसीना हार्ट की प्रॉब्लम से भी आ सकता है, वो बहुत ज्यादा होता है, हार्ट में दर्द भी होती है, बहुत कुछ होता है, बट और कुछ ना हो बट सिर्फ पसीना आ जाए तो समझ लीजिए यू हैव इफेक्टिवली डूइंग कार्डियो। तो ये आपने बताया टू प्रिवेंट। और अगर किसी को जॉइंट्स में पेन है, लेट्स से नी में पेन है या हिप जॉइंट में पेन है, तो वो किस तरह की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं या फिर कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए? जो भी वेट बेयरिंग जॉइंट हैं, जैसे हिप्स हैं, नीज हैं, एंकल्स हैं, इनमें तो सीधी बात है कि भैया नो स्क्वाटिंग गेटिंग अप, स्क्वाटिंग गेटिंग अप। ओके। By squatting up and down, you are putting more than 8 times your body weight on your knees. Normally जो आपका शरीर सपोज 50 किलो का है तो आप स्क्वाट करेंगे तो घुटने पे 400 किलो वजन डालेंगे। वाह, रियली? गूगल करिए ना आप, तो मैं भी बता रहा हूं आपको। अच्छा। सो इतना फर्क पड़ जाता है, तो उससे आपके जोड़ को दिक्कत आती है। जो नॉर्मली थोड़ी ट्विंजेस एक पे एक शुरू होती हैं, उनके लिए हर जोड़ की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं। सबसे ज्यादा शोल्डर में स्टिफनेस आनी शुरू होती है लोगों के, पर्टिकुलरली डायबिटिक्स में। अच्छा। इनके लिए बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी प्रोग्राम सीखें। अब फिजियोथेरेपी की प्रॉब्लम भी है, क्या? बड़ी बोरिंग चीज है। नोबडी वांट्स टू। धीरे करते रहो, घंटा आधा घंटा करते रहो, 1 2 3 दिन तो जोश होता है, जब बिल्कुल नहीं, जब थोड़ा सा आराम आने लगता है ना, छोड़ो अब हो गया, ठीक हो गया। और वो आध में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना, वो फिर नाराज होंगे क्योंकि उन्होंने कहा था और मैंने किया नहीं, तो कभी भी वो पूरी रिकवरी तक नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए अब इलाज क्या है? इसका इलाज है कि आप उनको को हफ्ते में 1 बारी थेरेपिस्ट लगेगा। 7 दिन नहीं आएगा, 6 दिन करिए या 5 दिन करिए, और 1 दिन वो आपको देखेगा और मुझे बताएगा कि आपने क्या किया है। अच्छा। दिस वर्क्स, दिस हैज वर्कड फॉर मी, and I ensure that the physio will send me a report of the patient every week. So एक यहाँ पे कोलैबोरेटिव अप्रोच हो गया जी, डॉक्टर एंड फिजियो का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हॉस्पिटल में नर्स उसको पॉलिश कर रही है तो हॉस्पिटल के बाहर फिजियो पॉलिश कर रहा। कुछ लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, यूट्यूब पे वीडियोस देख के करने की कोशिश करते हैं। इज इट ओके? नहीं, योगा वोगा करना एक बड़ी अच्छी बात है ना, वो एक अलग साइंस है और वो की जाती है हेल्दी पीपल टू कीप हेल्दियर। ऑन द अदर हैंड, आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप YouTube से कर रहे हैं तो फिर हो सकता है 2-3 महीने बाद आप ऑपरेशन भी अपना खुद कर लेंगे। मतलब YouTube इतना कुछ सिखा दे तो बात ही क्या है। YouTube is knowledge giver. YouTube is not supposed to
tell you what to do for treatment. However, there are parts YouTube में भी अगर आप एक्सरसाइज सीख के उसको फॉलो करते हैं तो फिर YouTube is good. अपने आप खोल के चला के करना शुरू कर दिया वो डेंजरस है. बाकी it is to give the right information just like we are doing right now. Yes, the information should be correct, honest, with integrity, with good ideas. Right. Whatever be the advantages, they are collaterals, but that's not the aim. Now let's talk a little bit about the diet part because I believe बहुत बड़ा रोल है डाइट का. किस तरह की डाइट, किस तरह के ऑयल्स, किस तरह के शुगर्स, कैलोरीज आप ले रहे हैं, उसका आपकी जॉइंट हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है. तो किस तरह के फूड्स आप रेकमेंड करते हैं और किस तरह के फूड्स आप अवॉइड करने को कहते हैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. जितना आप खा के बर्न कर सकते हो कुछ भी खा लो. पर लेकिन ये मतलब नहीं है कि रोज समोसे खा रहे हैं, रोज बहुत सारा मीठा खा रहे हैं, हर चीज में ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक लड्डू खाना. दैट इज नॉट रीजनेबल. Whereas people are now saying कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो वो फैट बन जाता है, फैट करते हो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बर्न नहीं कर रहे हैं उसको. हाँ, अल्टीमेट तो यही है कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज फिर आपके शुगर, बीपी हर चीज़ों को परेशान कर रहे हैं. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सरसाइज या बर्निंग इसमें नहीं कर रहे हैं. बाकियों को तो छोड़ो, मैं रोज 5-6 किलोमीटर सुबह साइकिल से स्कूल जाता था एक तरफ. मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. आज मैं अपने बच्चों को कहता हूँ तो वो बाहर जाके देखते हैं कौन सी कार में जाना है. ये नहीं देखते कि कार में जाना है कि साइकिल की तो बात ही ना करो. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी हैव टू लर्न टू बर्न. जब हम अपना खाया हुआ सामान बर्न कर दें तो हमें फिक्र नहीं करनी. और हर 2 से 4 हफ्ते में अपना वजन देख लें. अगर सुई राइट साइड को जा रही है तो बात अलग है. अब ये ना खाओ वो ना खाओ, लेकिन कुछ डिजीजेस के साथ आपको वो चीजें कम करनी है. आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो चीजें कम करनी है, शुगर ज्यादा है तो चीजें कम करनी है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो नमक कम खाना है. एक दिन मैं हिसाब लगा रहा था, मेरा तो कुछ खाने को बचता ही नहीं. इसके लिए ये बंद कर दो, इसके लिए ये बंद कर दो. अब मीठा बंद हो गया, दूध बंद हो गया, ग्लूटेन बंद हो गया, ग्लूटेन भी बंद हो गया, ये भी बंद. हमें तो पता ही नहीं था ग्लूटेन होता क्या है. जब हम बच्चे थे हमारे ग्लूटेन क्या चीज होती. लेकिन वही बात, एवोल्यूशन अच्छी भी चीजें हैं. आप इसको आउटराइट बुरा भी नहीं कह सकते. रोज अपने शरीर को भैया 40 मिनट, गिव योर बॉडी 40 मिनट्स ऑफ एंजॉयमेंट. चाहे वो वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, स्पोर्ट है, स्विमिंग है, whatever you can do for 40 minutes. Yes, I love that you've said enjoyment. Yes. You did not say exercise. वो exercise बोल के उसको एक negative connotation में हम डाल देते हैं. Enjoyment है तो सब कुछ अच्छा है. एक्सरसाइज जो करने को बोलो तो वो सोचता मैं बीमार हूँ. एंजॉयमेंट है तो वो सोचता है कि मुझे अब ठीक रहना है, मुझे ठीक रहूंगा. So these are small little things which go a long way, because human being is a very very intelligent animal. It picks up these signals from here and there, and you have to be careful in what you say. Great. So we have talked about the lifestyle and बहुत होलिस्टिकली आपने डाइट के बारे में भी बताया कि जितना निकाल पाओ उतना खाओ. हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं होती, वो मैंने बता दी. पर ये फुल्का आधा खाओ और ये ब्रेड ये वाली खाओ, वो ब्राउन ना खाओ, वाइट खाओ. अरे है तो फिर बंद क्यों नहीं कर देते? I mean, फिर क्यों बना के हो रहा है? इसका मतलब हमारी सारी सोसाइटी ऐसी. लास्टली एक लाइन में कहना भूल गया, जो मंत्रा है, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज नॉट बैड. Anything in excess is not good. So अगर आप उतने हिसाब से खाओगे जितना आप वो कर सकते हो तो ठीक है. Limit, don't omit. Yes, that's right. Preventions की हम बात कर रहे थे. Gym injuries prevent करने के लिए first thing you said is warm up has to be done. Yes. Any other precaution or any other tip that gym goers should follow? Yes, of course. You've got to assess that what is your potential and how much you can do. Even after warming up, that may not be your capacity. Third thing is that preferably it should be under supervision of somebody who knows what you are supposed to do and knows that this could harm you or hurt you. So assessment needs to be done first, so that even trainer को भी पता हो आपकी body की movement कितनी possible ले सकती है. और जरूरत से ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं पहले भी ये वर्ड एंजॉय यूज़ कर चुका हूँ, वो वाले पार्ट्स करिए जो आप एंजॉय करते हैं.
आप थोड़ी देर बाद अगर किसी चीज में बोर हो जाते हैं, इट जस्ट गोज आउट ऑफ हैंड. Even if you're walking and you're not enjoying it, it won't last long. One other precaution which I'd like to tell everybody in today's world is please don't wear earpods while you're doing weightlifting and exercises like that. Okay, why? Because why is you that? are not in connect with the reality at that time. You are more with what you're listening, God knows. And if there's any problem of any sort, you wouldn't even, it'll be too late. You could, something is moving, something you can't hold, or that coordination goes away. I think there is one more factor which comes into the picture. जब हम कोई म्यूजिक सुनते हुए वर्कआउट कर रहे होते हैं, very often the intensity of our exercise gets in sync with the type of music we are listening to. Yes, of course. अगर कोई पंजाबी म्यूजिक चलाकर एक्सरसाइज करने शुरू करें तो फिर वो एक्सरसाइज कम और भांगड़ा ज्यादा हो रहा होता है. The intensity goes up. Yes. So basically there are so many multiple factors and one will automatically devise their own. But the ones which don't harm you Yeah. is what you need to do. Right. Round it around, exercise before exercising. Okay. Very, very nice way of putting this. Yeah. Exercise before exercising, as in prepare your body Prepare first. your body for it. Don't jump into it. ठीक है सर, अब हम आपके डोमेन में आते हैं और थोड़ा सा आपसे समझते हैं द सर्जिकल इंटरवेंशंस. सो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है? आर्थराइटिस है तो किस स्टेज में है? क्या इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं? किस स्टेज में क्या किया जाता है? सर्जरी तक बात कब पहुंचती है? Different stages definitely होती हैं, हर Okay. चीज़ की होती हैं. ओके. और उसके हर स्टेज का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है. सो लेट्स से अर्ली स्टेज में किसी को कोई पेन हुई जॉइंट में, 1-2 दिन उसने थोड़ी कोई पेन किलर वगैरह ली, खुद ही ले लेते हैं आजकल. वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे कंट्री में. द केमिस्ट आर वेरी फ्रेंडली. यू कैन गो एंड पिक अप एनीथिंग. ओके. एंड विच इज द ट्रूथ. वो जाके जो ही कॉम्बीफ्लैम दे दो. कॉम्बीफ्लैम तो ऐसे है जैसे हम बचपन में कहते थे ना भाई लेमन ड्रॉप दे दे, आजकल कहते हैं कॉम्बीफ्लैम दे दे. तो दे को टेक इट. और वो अगर 48 आवर्स में रिलीफ नहीं आ रहा or the pain is getting much worse, you need to get to a doctor. So when we go to the doctor, he will make his assessment कि भाई तकलीफ कितनी है. ओके. कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, जैसे आर्थराइटिस के पॉइंट्स होते हैं कि when do you alarm bells ring. ओके. पेन तो सबसे ज़रूरी है. पेन ना हो तो कोई डॉक्टर के पास जाए ना. पेन के बाद होता है स्वेलिंग ऑन द जॉइंट. फिर जो होती है डिफॉर्मिटी ऑन द जॉइंट. एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेन होती है जो बड़ी कॉमन है, विच इज कॉल्ड स्टिफनेस. पेशेंट कहे जी मैं को बहुत जोड़ अकड़ रहा है, काम नहीं कर रहा ठीक से. सो दैट शुडंट बी टेकन लाइटली. सो दीज आर द 4 मेजर कॉजेज. And one cause more which is there, which should not be taken too seriously, is for cosmetic reasons. Somebody comes with knees which are a little bent. Okay. There are certain sectors of society where this is common. You go up north and you will find a lot of people walking with bow legs, but they don't say we have pain. Yes. So you don't say कि now that you are 70, I want to make you look nice. Come, I'll cut you up. That doesn't work. इससे पहले कि आप स्कैल्पल, छुरी या ऑपरेशन की तैयारी करें, आपको पहले सब कुछ कोशिश कर लेनी चाहिए. सबसे पहले आप वही बात 2-3 दिन दवाई देते हैं, ठीक है. उसको फोमेंटेशन देते हैं, सेकते हैं. अगर बहुत गर्म है ये है तो फिर आप उसके लिए कोल्ड पैक लगाते हैं. हाउ टू डिसाइड कि कोल्ड पैक लगाना है या हॉट पैक लगाना है? अगर एक्यूट या फ्रेश है प्रॉब्लम तो कोल्ड पैक लगाना है, क्योंकि वहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको रिलीफ देना है, इन्फ्लेमेशन को कमना है, तो कोल्ड पैक लगाना है. ठीक है. अगर वो लेट आते हैं कि 3-4 हफ्ते के बाद मेरी टांग में बहुत दर्द है, तो फिर वार्म देते हैं ताकि ब्लड आए और इसकी प्रॉब्लम को ले जाए. ओके. सिर्फ यही एक डिसाइडिंग फैक्टर है? ये काफ़ी है. दिस इज गुड इनफ. दिस इज द ब्रॉडली दिस थिंग. ओके. अब इंडिविजुअल बेसिस पे इंडिविजुअल चीज़ें अलग होती हैं. ओके. लेकिन acute issues where there is heat being generated, you want to cool it down. And in chronic cases where you want to give warmth, then you warm it up. To increase the blood circulation. To increase the circulation, which brings good, metabolites and things and cleans it up. So that is one part. Then you apply the other thing which really works are some
लिनामेंट्स और ऑइंटमेंट्स. द आर्ग्यूमेंट इज कि ये अंदर तो जाएगा नहीं स्किन के. सो बट इट्स द मसाज विच हेल्प्स. Okay. When you massage it, you Okay. are again warming up the thing, and you will see that the again blood supply will increase. Are there any specific oil or specific massage that you suggest here? It's simply rubbing it where Okay. it doesn't hurt you, Okay. and the ointment is any of them. Okay. Even oil is all right. If somebody can't afford an ointment, tell them सरसों का तेल तो होगा घर में. I tell them कौन सा तेल लगाएं. मैंने कहा चाहे सरसों का लगा लो, चाहे आंवले का लगा लो, कोई भी लगा लो, मिट्टी का मत लगाना. Don't put that one. Everything else Or stay is away fine. from Or fire. stay from fire. So anyway, that breaks ice with the patient, feels Yes. nice and happy and laughs it out. Now the next thing which comes after this is, and the most important, is the exercises oblique physiotherapy. Up to this level, what we are seeing is that the x-rays are relatively normal. Okay. Fine. So when the x-rays are normal, you are quite well off doing this. Okay. Now gradually, if the x-rays start showing that there are more problems, patient is very elderly. If you then can't find a diagnosis, occasionally do an MRI scan, which should be very rare. Because clinical judgment should pick up the diagnosis in 90% cases Okay. and not just jump to further investigations, which will have little meaning on the treatment. Yet, Okay. before you go for MRI, you try basic treatment for about 2-3 weeks. If that works, then you don't need the MRI. And for how long you keep trying 2 that? to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Fine. उसमें आपको within a week you start seeing you're getting better or not. And by waiting a week like this, no crisis is happening. But you save a lot of scans. Now after this, आप देखते हैं उसमें कि कार्टिलेज में कोई डैमेज है या कुछ है, तो फिर आप करते हैं आर्थ्रोस्कोपी. उसको कोलोकियल टर्म में कहते हैं विद टेलीस्कोप या दूरबीन से. अच्छा. एक पेन की नोक जितना होता है वो, जस्ट एक जिस तरह पेन की नोक है इतना आप उससे अंदर नी में डाल के, Okay. और दूसरी तरफ से इतने उससे एक इंस्ट्रूमेंट डाल के उसकी सफाई कर देते हैं. Is it like a mini surgery or It no? is a surgery it's a because you have to surgery. put something. It is invasive. Okay. आपने बोला ये हम अंदर डाल के से सफाई करते हैं, तो सिर्फ सफाई करने से वो प्रॉब्लम? आप उसका सिर्फ मार्जिन स्मूथ कर देते हैं. Okay. Got it. इसके बाद एक चीज होती है ब्रेसेस. माइल्ड टू मॉडरेट आर्थराइटिस. Patient does not want surgery, cannot afford surgery, is not medically fit for surgery. आप वो फिर ब्रेस दे सकते हैं, वो कुछ रिलीफ दे देगा, and the patient will feel that is doing something for herself. वो कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है ना. अगर मैं कहूँगा अब आपका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप घर चले जाइए, वो बहुत मायूसी फैलती है, ये कुछ हुआ तो है नहीं. तो ये करनी चाहिए ब्रेस, बट ये सोल्यूशन पूरा नहीं होती. होता क्या है ब्रेस में? ब्रेस आपकी टांग को बाहर से सपोर्ट देता है. अच्छा. और जो टांग टेढ़ी इधर को हो रही है उसे सपोर्ट देता है कि उधर को जाए, और प्रेशर डलता है. Okay. और जो दर्द वाला हिस्सा है उससे आप वो लोड हटाने की कोशिश करते हैं. फिर इसके बाद जब आपने ये सब कुछ ट्राई कर लिया, आप फिर जाते हैं फर्दर सर्जरी की तरफ, जो कि रेगुलर, जैसे कि आजकल इतना शोर है, जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं. अगर जोड़ बिल्कुल घिस गया, कोई तरीका नहीं है इसको कम उससे आराम देने का. मरीज कहता है मैं रात को नींद अच्छी नहीं आती. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, मुझे चलने में दिक्कत है, मैं सोशली टोटली आउटकास्ट में जाती नहीं, किसी को मिलने जुलने नहीं जाती, पीछे मेरी बहन के लड़के की शादी थी, मैं नाच नहीं सकी, और व्हाटएवर ऐसी चीजें जो वो करना चाहते हैं और कर नहीं पाते. फिर ये नौबत आ जाती है कि ये जॉइंट को अब रिप्लेस किया जाए, जिसे कि नी रिप्लेसमेंट कहते हैं. अब जो क्रिटिकल चीज़ ये है, बहुत से लोग हर स्टेज में आके कहते हैं मेरे इंजेक्शन लगा दो, मेरा कुछ टाइम कटवा दो. अच्छा. अब ये डबल एज्ड वेपन है. वही बात, मरीज 90 साल का है, ऑपरेशन हो नहीं सकता, दर्द बहुत ज़्यादा है, कर्रा रहे हैं पेन से, बहुत तकलीफ में है, तो फिर ये इंजेक्शन फिर भी लग सकते हैं. Okay. पर इंजेक्शन में सबसे बड़ी बात है, जहाँ लगाए जो लगाए,
ऐसे ही नहीं कहीं भी लटा के लगा दिया जैसे कि शोल्डर में और इसमें लगते हैं बाकी के कि ये टेटनस का लग गया, ये स्मॉल पॉक्स का लग गया या एंटीबायोटिक का लग गया, वो नहीं। पेशेंट को एक ओटी या साफ जगह पे ले जाके पूरी तरीके से प्रिपेयर करके साफ करके फिर ये इंजेक्शन लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये इन्फेक्ट हो गया फिर मरीज ना घर का ना घाट का। और पिछले 6 महीने में मैंने ऐसे 3 पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये इंजेक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है? ये पेन को दबा रहा है? 2 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। एक होता है स्टेरॉइड बेस्ड, ये पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अच्छा। और एक होता है जिसे सिनवेसिक कहते हैं, साइंटिफिकली उसको हाइल्यूरोनिक एसिड कहते हैं। अच्छा। जिसको कि आमतौर पे लोग कहते हैं ग्रीस डलवा दी मैंने, दैट्स वेरी लूज टर्म, लेकिन वो उसको लुब्रिकेट करने का अटेम्प्ट होता है। लेकिन सवाल ये है आप जो भी डालोगे 4-6 हफ्ते में शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो कितनी बार करते रहोगे? तो इसलिए बहुत सोच समझ के सिर्फ इन ऑपरेबल अनबियरेबल कंडीशन में आप वो कर सकते हैं, जहां ऑपरेशन हो ना सके और वो उसको सहन कर ही ना सके तकलीफ को। अगर हम सर्जरी की बात करें, रिप्लेसमेंट की बात करें, हाउ डज दैट लुक लाइक? क्या होता है उसमें? आप जैसे दांत में कैप लगती है ना, इस केस में ऊपर और नीचे वाली हड्डी में दोनों में कैप टाइप के लग जाते हैं। ओके। और उन दोनों के बीच में एक प्रोडक्ट होता है जिसे हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कहते हैं। ओके। वो उसके बीच में लगा दिया जाता है। उन दोनों से फ्रिक्शन कम हो जाती है। और जो रिसर्च चलती है आजकल वो उस पॉलीइथाइलिन पे चलती है, जो नए नए टाइप की। अच्छा। क्रॉस लिंक्ड, अल्ट्रा क्रॉस लिंक्ड, विटामिन ई से लेबल्ड, तो जितना वो चलेगा इंसर्ट उतना जोड़ चलेगा। अच्छा, तो वो इंसर्ट को तो हम कुछ ऐसे मटेरियल से बना सकते हैं जो एवर लास्टिंग हो? शुरू जब हुआ था 6-7 साल में जोड़ खराब हो जाता था। अच्छा। आजकल 25-30 तक चलने लग गए हैं। 25 तक तो कॉमन है। ओके। सो उम्मीद है कि ये धीरे 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 ये रिसर्च चलती रहेगी, क्योंकि ये रिसर्च होने के बाद भी कई साल लग जाते हैं ये इनके अप्रूवल्स भी आने में, ट्रायल्स में भी। आप ये नहीं कीजिए देखो जी मैंने बना दिया लगा दो, वो नहीं होता, बिकॉज इट गोज इनटू ह्यूमन बॉडी। जो चीज इंसान के शरीर में जानी है उसको लाइसेंसेस और प्रूफ के लिए बहुत टाइम लगता है। कितना वैसे साइकिल होता है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, एक इन्वेंशन से लेकर एप्लीकेशन तक 10 के से बीच? 15 साल। ओह माय गॉड। तो मतलब आज जो हो चुकी हैं चीजें, इन्वेंट कर चुके हैं जो लोग, वो 10 साल के बाद एग्जीक्यूशन में आएंगी। जिस दिन वो बन जाती है उसके बाद ये रजिस्टर करनी होती है। उसमें अलग अलग देशों में 1 से 2 साल लगते हैं। नी रिप्लेसमेंट हर किसी को सूट कर जाता है? मतलब जो भी एलिजिबल है इसके लिए, आप आफ्टर ऑल द स्कैन्स एंड एवरीथिंग, अब आपको पता चल गया कि इस पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ही जरूरत है, सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू इट? या वर्क करेगा नहीं करेगा इसमें भी कुछ नहीं, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो चीज अंदर डालते हैं ना उसे इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट मटेरियल है, वो बॉडी से, शरीर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ओके। जबकि जैसे लिवर या किडनी ट्रांसफर करते हैं वो प्रोटीन होती है, बॉडी प्रोटीन। वो प्रोटीन और आपकी प्रोटीन अगर मेल नहीं खा रही तो या तो वो उसको अलग अलग दवाइयों से उन रिएक्शन को रोकते हैं, और यहाँ अगर वो आगे निकल गया तो वो रिजेक्ट हो जाता है। जबकि इन जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में ये है आर्टिफिशियल मेटलर्जी एंड बायोमटेरियल, ये रिजेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो हर किसी की बॉडी, ब्लड ग्रुप, व्हाटएवर इट इज, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आफ्टर द सर्जरी इज डन, उसके बाद एक पेशेंट की लाइफ कैसी हो जाती है? वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है? कुछ चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखना है? इज इट एज गुड एज इट वाज बिफोर और इज इट डिफरेंट? वो होनी चाहिए जो कि उस उम्र के, उस वजन के, उस रिक्वायरमेंट के मरीज के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के होना चाहिए। -2% जो कि वी डेडिकेट टू ऑलमाइटी, बिकॉज द डे वी फील वी कैन डू 100% वी विल बी इन ट्रबल, बट yes, largely the quality of life changes. The pain is the first thing which goes, that is they're happy about. And their mobility improves. उनका चलना फिरना बहुत अच्छा हो जाता है, दर्द हट जाती है, और उनकी अगर टांगे टेढ़ी थी तो सीधी हो जाती हैं। बट सब कुछ कहते हुए भी कुछ पेशेंट्स को सब कुछ ठीक होते हुए, एक्सरे ठीक होते हुए भी छोटे मोटे इधर उधर डिस्कम्फर्ट होते हैं। तो सिर्फ आपको उनसे पूछना है, देखिए
जो आप पहले थे और जो आप आज हैं, मैं मानता हूं कि आप जो सोच रहे थे या तो वो मुझे और बताना चाहिए था, या आप जब मैं बता रहा था आपने ध्यान नहीं दिया, या आपके और मेरे उसमें आपकी उम्मीद ज्यादा थी। अब ये नहीं मालूम कहाँ था, लेकिन आप जब का ऑपरेशन से पहले आए थे और आपको ये अगर पता होता ये होगा तो आप ऑपरेशन कराते। एक ये मेरा आम सवाल है, कॉमन क्वेश्चन आई आस्क, एंड यू कैन इमेजिन अबाउट 90% से यस आउट ऑफ द अनहैप्पी और रिलेटिवली लेस हैप्पी पीपल। एक्सपेक्टेशन सेटिंग है, पहले भी कहते हैं बाद में भी कहते हैं। कुछ लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि जो हम बता रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं होता। कुछ इतने मूड खराब होता है कि अभी ऑपरेशन बोल दिया, वो वैसे उनको नहीं ध्यान होता। और कई बार डॉक्टर भी पूरा नहीं बताता या बता पाता या जो भी होता है। तो ये चीज के लिए क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बट इतना श्योर है कि जो लाइफ आपकी ऑपरेशन से पहले थी उससे तो बेटर है अब। एटलीस्ट पेन नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा मोबिलिटी बेटर है, चल फिर पा रहे हो। एक छोटी रिस्ट्रिक्शन हम कहते हैं कि हो सके तो जमीन पे मत बैठो। अच्छा, बैठना मुश्किल नहीं है, लेकिन उठने में जोड़ पे बहुत वजन पड़ता है। प्रेशर मैंने आपको बताया था 8 गुना तक हो जाता है। तो उससे जो वो आपको बताया ना अंदर पॉलीथाइलिन डिस्क है वो घिसती है। तो जो मैं 25 साल ढूंढ रहा हूँ वो साल मेरे कम हो जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान को जिसकी नीज अभी ठीक है, क्या उसे भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे बैठ के सीधा उठना या थोड़ा सपोर्ट लेके उठे? एज पे भी बड़ा डिपेंड करता है। एक टाइम आ जाता है जब आप उठ ही नहीं सकते, आप हाथ जरूर लगाते हैं किसी चीज को, तो उस टाइम पे हाथ लगा के उठिएगा। ये समझिएगा कि भाई अगर तकलीफ है तो डेफिनेटली अवॉइड करना है। पिछले काफी सालों से रोबोटिक्स का बहुत रोल है नी रिप्लेसमेंट में या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में। हाउ इज रोबोटिक्स डूइंग इन दिस फील्ड? देखिए, काम तो डॉक्टर को ही करना है। एक फ्रेज है कि कंप्यूटर इज एज इंटेलिजेंट एज द इडियट हु इज यूजिंग इट, है ना। सर्जरी तो डॉक्टर को करनी है। ये एक बिना बात के ही लोग सोचते हैं कि भाई रोबोट कर रहा है। अगर रोबोट कर रहा है तो फिर डॉक्टर क्या कर रहा है? आप फीस तो डॉक्टर को दे रहे हैं, यू सी पॉइंट। लेकिन रोबोट का जो एक मेन फायदा है कि लेस एक्सपीरियंस डॉक्टर जो हैं अगर रोबोट से कर रहे हैं तो उनकी अलाइनमेंट रिप्रोड्यूसेबल होती है। अच्छा, 95 परसेंटाइल। वही डॉक्टर जो लेस एक्सपीरियंस वो करेगा तो हो सकता है 80% पे आ जाए। एक्सपीरियंस सर्जन के लिए उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो किस तरह से आप डिसाइड करते हो कि इस टाइम पे मुझे रोबोटिक यूज करना है, इस टाइम पे मैनुअल करना है? एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें रोबोट बहुत हेल्प देता है। समझिए किसी की पुराना फ्रैक्चर हुआ और उसके अंदर नेल डली हुई है, प्लेट डली हुई है। अच्छा, तो जो मैनुअली करते हैं या कन्वेंशनल जिसे बोला जाता है, उसमें यू हैव टू पुट अ रॉड जिसके ऊपर जिग्स लगती हैं। अब ये नेल प्लेट के होते हुए ये जिग लग नहीं सकती, तो फिर उस केस में रोबोट से करते हैं तो वो बाईपास हो जाता है और नेल वहीं पड़ी रहे। अच्छा, नहीं तो वो कुछ निकालना पड़ता है और कई बार वो इतना पुराना होता है कि निकलता ही नहीं है। ओके। एक तो ये मेजर इशू है। दूसरी, किसी का पुरानी चोट लगी और हड्डी टूट के यूं हो गई फिर यूं हो गई, लेकिन जो लंबी लाइन खींचो, प्लम लाइन जैसे बोलते हैं, वो जो मिस्त्री लटकाते हैं वो सीधी है, घुटने से एंकल तक या टखने तक वो सीधी है। तो इसका ये मतलब है कि भाई आपकी अलाइनमेंट टेक्निकली कुदरत ने एक जैसी कर दी, पर यूं है और यूं है। उसको बाईपास करने के लिए रोबोट काम आता है। बाकी हर चीज की तरह अगली जनरेशन तो इसकी तरफ जा ही रही है। अब वो कितना आगे वक्त के साथ सक्सेसफुल होता है, कई जगह पे इट इज कैचिंग फायर, लोग इसके और कई जगह पे अब लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। क्यों कहते हैं ये क्या हो रहा है? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता ना, उनको नहीं दिखता। डॉक्टर्स का काम आसान होता है रोबोटिक्स के साथ? अलाइनमेंट की ही आसानी होती। मैं ये कहूँ कि होता है कि नहीं, ये तो बहुत जनरलाइज्ड वो हो जाएगी। लेकिन द न्यूअर जनरेशन जो ट्रेनिंग ही इस पे करेगी, शायद उनके लिए ये तो इट इज आसान हो जाएगा। आपने किस पे ट्रेनिंग की है? किस आगे पे आगे आपको अभी शुरू ही है? हो रही है। अभी तो सीनियर्स को भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है। एनीथिंग 70, 80, 90 हजार रुपये ज्यादा लगता है। और देखिए, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और फंक्शनली अभी वक्त बताएगा कि कितना फर्क है।
चल रहा है हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में, बैलेंस चल रहा है, इसके प्रेमी और इसके दुश्मन बराबर चल रहे हैं। अगर सक्सेस रेट की बात करें तो दोनों का सेम है? फिलहाल लिटरेचर में ज्यादा फर्क नहीं है मैम। ओके। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में और फंक्शनल रिजल्ट्स में ओके। इतना नहीं है जो हम पढ़ते हैं लिटरेचर वगैरह, ओके। क्योंकि अब और आएंगे। हम देखना चाहते हैं कि 5, 10, 20 साल पे क्या हो रहा है। ओके। 2, 3, 4 साल पे कोई फायदा नहीं है। हाँ। वी विल सी लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या आ रहा है। बाहर जहाँ की यूज होते हुए ज्यादा टाइम हो चुका है, वहां भी टॉस अप चलता रहता है। बट मैनुअल का तो हमें पता ही है, मैनुअल का पता है कि कितना है, लेकिन हम्म। अगर हमें मैनुअल से आगे जाना है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। राइट। इफ यू वांट टू इवॉल्व फर्दर यू हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स। और जब भी कोई नई चीज करोगे कुछ तो परेशान होंगे, लेकिन कई बार वो चीज कामयाब नहीं होगी तो फिर कुछ और ढूंढेंगे। So, ये दिस वाज अबाउट नी की हमने ज्यादा बात करी। यही सेम चीजें अप्लाई होती हैं व्हेन इट कम्स टू हिप जॉइंट या बैक बोन या शोल्डर, किसी भी और जॉइंट की अगर बात करें तो हिप सेम? में तो यूज होता है, अभी बाकी जॉइंट्स में, स्पाइन में भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो शोल्डर में अभी यूज नहीं हो रहा फिलहाल। ओके। एंड हिप में सबसे बड़ी पोजीशन है कि हिप एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हाँ। ये बॉल को अंदर हम एक इंसर्ट डालते हैं जिसके अंदर फिर सॉकेट को, और बॉल इधर डलती है। उनको परफेक्ट मैच करने के लिए रोबोट यूज करा जाता है। ओके। और कि भाई लेग लेंथ जो है वो भी सही रहे, उसमें रोबोट साथ देता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नी से भी हिप की यूजेज जो है, अगर नी के 100 रहे हैं तो हिप का 1 या 2 होते हैं। मतलब नी के केसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि नी के पेशेंट भी ज्यादा आते हैं और नी में ये हो भी ज्यादा रहा है, मतलब कंपेयर टू द हिप। कोई रीजन है कि नी में सबसे ज्यादा इंजरीज होती हैं? जिस तरीके से हम बैठते हैं, उठते हैं, मतलब ये क्रॉस लेग बैठते हैं, ये कुछ करें तो नी पे स्ट्रेन पड़ता है, नीचे से उठना बैठना, इससे स्ट्रेन पड़ता है वक्त के साथ 50, 60, 70 साल पे। और जेनेटिक पैटर्न्स भी हैं इसमें, और हैवी वेट है, डायबिटिक है, ये सारा कुछ मिला मिलू के फिर घिसने लगता है। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके हिसाब से परफेक्ट सिटिंग पोजीशन क्या है ताकि कभी भी नी प्रॉब्लम ना आए? उसका सिंपल ये है कि जब आप बैठते हैं आप अपने घुटने को ऐसे सीधा रखिए, बहुत ज्यादा पीछे मत मोड़िए। अच्छा, थोड़ा 90 डिग्री मेंटेन करें। हाँ, 90 डिग्री के ऊपर रखेंगे, वो रखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि बैठने से आप कमर का ज्यादा ध्यान करिए कि आपकी पीठ पीछे जाके लगी हुई है, जैसे मैंने रखी हुई है। ओके। बिल्कुल पीछे जाके, ये जो है ये अच्छा नहीं है, ये जो अच्छा नहीं है ये ठीक है। कमर सीधी रहेगी तो वो प्लम लाइन है। ओके। तो उसके सारे छोटे वहां पे जॉइंट 33 वर्टिब्रा होते हैं, छोटे छोटे हड्डियां। उनको अगर आप ऑकवर्ड पोजीशन में रखोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एग लेते हैं, अंडा, हाँ जी, सब लोग घर जाके कोशिश करना कच्चा, ओके। उसको यूं 2 हाथ में लेके, कितना ही बड़ा पहलवान हो यूं कभी नहीं तोड़ पाएगा, यूं। अच्छा, आज करके देखिए, और वो हल्का सा टेढ़ा हुआ और आपने जोर दिया वो फटक टूट जाएगा। क्या साइंस है इसके पीछे, क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? बिकॉज इट्स सो स्ट्रक्चर्ड बायोमेकेनिकली दैट द फोर्सेस they go this way and that way in such a direction. You need a little awkward force to crush it or break it. बट हर वक्त खुद को रिमाइंड करवाना ऐसे ही बैठना है, वैसे ही मुश्किल बैठना है, लेकिन जब याद आ जाए तब तो बैठ जाओ। जाओ। लेकिन अगर ऐसे बैठते रहोगे तो एंजॉय करोगे और फिर दिल ही नहीं करेगा वो करने का। हैबिट फॉर्मिंग। आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर भी यही फिर थकावट ही नहीं होगी ना। थकावट नहीं होगी तो आप ठीक है और काम करोगे तो फिर आप कहोगे ठीक है मैं ऐसे ही करूं। सिमिलरली सोने की राइट पोस्चर क्या होगा सोने के लिए? सोने का पोस्चर से ज्यादा जरूरी है कि आप मैट्रेस जो लेते हैं, ओके, तो वही पोस्चर वही क्रिएट करता है। राइट। वो मैट्रेस ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम। ज्यादा सख्त है तो नींद नहीं आएगी, ज्यादा नरम है तो उसमें धस जाओगे। ऐसा हो कि जिसमें आपकी बैक, द मैट्रेस शुड टेक द शेप ऑफ द स्पाइन। मैट्रेस अपने आप ही आपके लेटने पे आपकी पीठ की शेप को ले ले। ओके, मेमोरी फोम टाइप। यस। कोई मटेरियल या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रेस आप सजेस्ट करते हो कि ये वाले मटेरियल का, ताकि जब लोग लेने जाएं तो एक्चुअली बता पाएं कि क्या चाहिए? मेमोरी फोम इज वेरी गुड। द फोम विद स्प्रिंग्स आर वेरी गुड। They should not feel hard.
Alright. प्रेफरेबली 6 से 8 इंच का अच्छा होता है। पतला होगा तो वो सख्त होगा, बहुत बड़ा होगा तो नरम होने लगेगा। 6 से 8 इंच का हो, उसमें स्प्रिंग मैट्रेस हो, उसके ऊपर फोम लगी हो, कई बार स्क्वायर फोम भी हो, they are good mattresses and the other thing is you will see for yourself कि भी जो वो लिखा होता है एडवर्टाइज उसमें they will show you कि body has taken the shape of this thing and if nothing else ask them for an orthopedic mattress in a good showroom you will get the right thing, they can't cheat you on that. Okay. Orthopedic mattress. Orthopedic mattress I want. Being an orthopedic surgeon, आपके हिसाब से राइट सिटिंग पोस्चर क्या है, स्पेशली फॉर दोज हु हैव लॉन्ग सिटिंग आवर्स, ताकि उनका जॉइंट पेन प्रिवेंट हो सके? बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स में हर 40 मिनट के बाद उठ के 5 मिनट जाके पानी पी के आइए, अगले 40 मिनट के बाद बाथरूम जाइए, उसके अगले 40 मिनट के बाद जो है कुछ और करिए, साथ में किसी कोलीग को जाके बात कर लीजिए. सो इफ यू आर गोइंग टू सिट मोर देन 6 hours then you should get up 5 times. Okay. Some little only for movement 5 at least. movements, only 5 minutes. or maybe 3 minutes. ये बहुत जरूरी है. बस. राइट. ये इससे क्या है, आपकी सर्कुलेशन, आपकी बॉडी, आपके जो मसल फटीग हो जाते हैं बैठे बैठे, वो थोड़ा रिलैक्स होके दे कम बैक इनटू देयर ओन एंड दे गिव यू अनदर 30-40 मिनट्स. क्योंकि हम ये थोड़े लाइफस्टाइल जुड़े आप हैक्स हैबिट्स बता रहे हो, एनीथिंग दैट यू रिकमेंड सजेस्ट टू योर क्लाइंट्स, या फिर जो आप खुद फॉलो करते हो अपनी फैमिली में, आप अपने बच्चों को सलाह देते हो? यू विल बी सरप्राइज्ड, दे आर मोर अवेयर देन मी. हर चीज पढ़ते हैं, देयर सो मच नॉलेज ऑल ओवर द प्लेस. ओनली कंसर्न इज दैट बुक नॉलेज, गूगल नॉलेज और व्हाटएवर मीडिया नॉलेज is not always the clinical knowledge that you get by talking to patients, asking them what worked, किससे फायदा हुआ, किससे नहीं हुआ, फिर कितनों को हुआ, कितने को नहीं हुआ, उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि ये ठीक है. क्योंकि एक साइज सबको फिट नहीं करता. जब सारा कुछ घूम फिर के एक ही जाए, 40 मिनट रोज सैर करिएगा, बड़ा मुश्किल है, लेकिन करके देखिए बड़ा अच्छा लगेगा. जिसने 6 महीने सैर कर ली ना, आधा घंटा, फिर आप रोक नहीं सकोगे, बिकॉज इट्स एन एडिक्शन. करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है. सिंस अभी ये दिल्ली गुड़गांव में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो इस टाइम पे हम बाहर जाके वॉक नहीं कर पाते. तो मैं पर्सनली जो कर रही हूँ, मैं जिम में ट्रेडमिल में थोड़ा 15-20 मिनट, हाफ एन आवर वॉक कर लेती हूँ, जस्ट टू कॉम्पनसेट माई वॉकिंग कोटा. यस. तो इज इट ओके ट्रेडमिल पे वॉक करना? बट डोंट पुट इट ऑन एन इंक्लाइन भी करनी है तो थोड़ी सी 10 डिग्री तक ले लेना. Okay. और स्पीड भी जो है 4-5 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है. अगेन आई सेड, आप रहोगे तो वहीं आगे तो जा नहीं सकते. तो डोंट ट्राई टू पुश योरसेल्फ टू हार्ड, कीप इट दैट वे. एंड अदर थिंग विच विल हेल्प इज एक एयर प्योरीफायर अपने पास रख लेना. क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं. Yes. तो अंदर पोल्यूशन कम है, लेकिन आप खींच ज्यादा रहे हैं. Right. So you should be breathing in relatively clean air. There will be no pure air in this town and city. Hip dislocation in babies, जिसको DDH कहते हैं, डेवलपमेंट. उसको CDH कहते हैं. Okay. What is this? CDH होता है congenital dislocation of hip. Okay. लेकिन वो क्यों होता है? Because there is development dysplasia of hip which is DDH. Okay. जब वो पैदा होते हैं तो कुछ लोगों के हिप कुछ हद तक बाहर होते हैं, rather than in the socket. क्या रीजन होता है इसका? It's a posture in the uterus. और some have shown 1-2% hereditary, genetic. जेनेटिक भी है. Okay. तो और मतलब ये 2-3 ऐसे फैक्टर हैं in the uterus in an awkward position पड़ा हो. Okay. तो ये बड़ी जल्दी डेवलप कर रहे होते हैं. उस डेवलपमेंट में थोड़ी सी देर भी बाहर रहे तो वो सॉकेट डेवलप नहीं होता. और जो उसके नीचे का स्टेम पार्ट है और ये फीमर पार्ट है, वो भी उसकी रोटेशन बदल जाती है. तो फिर इनिशियली यू कैन put it back, put braces and supports. If it is not corrected over the next few years, you put it periodically and quite often they're so soft कि वो वापस जाके अपनी जगह फिर बना लेते हैं. अगर वो नहीं होता और बाद में फिर भी ठीक नहीं होता, फिर डिपेंडिंग किस उम्र के किस स्टेज पे ये पूरी किताब है, फिर आपको ऑपरेटिव भी करना पड़ सकता है. अच्छा, कितना कॉमन है ये? इंडिया में बहुत कम है. वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत है, वहाँ 4% से ऊपर है.
पहली कोई बुरी चीज है जो इंडिया में कम है और बाहर ज्यादा है? वरना हमेशा ऐसे होता है, इंडिया में बहुत ज्यादा है। नहीं, Okay. वहाँ और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन ये चीज तो डेफिनेटली इसका इंसिडेंस उधर ज्यादा है इन द वाइट पॉपुलेशन। ओके ओके, और ये पहले आइडेंटिफाई नहीं हो सकता बिफोर द बेबी? नो, इट इज नॉट जेनेटिकली पिकेबल काइंड ऑफ अ थिंग। Okay. लेकिन वहां पे एक काम है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, यू आर सपोज टू क्लिनिकली एग्जामिन द हिप्स। ओ, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइक प्रोटोकॉल इंडिया में भी है। अच्छा, इंडिया में भी है। वंस द बेबी इज बॉर्न, उसके बाद जैसे छोटे बच्चों को स्वॉडल करते हैं, सो सम पेरेंट्स Yes. दे डू वेरी टाइट स्वॉडलिंग, उसकी वजह से भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। Most babies are uncomfortable even if they can't Yes. talk. वो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, पर महसूस करते हैं। Yeah. ऐसे ही सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े ध्यान से। Yeah. सर्दी में बहुत ज्यादा, मतलब सर्दी ना लगे, गर्मी में बहुत ज्यादा सर्दी के ना डाल दे, कई लोग बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। एडल्ट से ज्यादा रेगुलेट होती है उनकी बॉडी। जो अच्छे पीडियाट्रिशियन सीनियर हैं वहां जाओगे और अगर 2 स्वेटर पहन लिए तो आपको डांट पड़ेगी, ये क्या कर रखा। बट आई थिंक ये कुछ पुराने जमाने के कुछ नोशंस या वो चल रहे हैं कि टाइट स्वॉडल करो। पुराने जमाने में कर लेते थे, लेकिन अब हर चीज साइंस और रिसर्च से प्रूव होनी होती है। स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा आज का मंत्र है। जो भी चीज आपने कहनी है ना, डाटा दीजिए, कितने देखे, कितने में क्या हुआ। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि मेरे नानी जी ने कहा था तो ऐसे वो नहीं चलता। लॉजिक क्या है, लॉजिक साइंस से क्या नहीं है। चलता। अच्छा, एक और बहुत सर इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने एक्चुअली एक मूवी देखी थी, मटीरियलिस्ट्स, वहां से ही मेरे माइंड में सीड हुआ था और आई हैड नो क्लू अबाउट दिस थिंग बिफोर। उस मूवी में दिस एक्टर वाज वेरी स्मार्ट, हैंडसम, रिच गाय, और सो यूज्ड टू फ्लॉन्ट हिज लुक्स अ लॉट, बट एंड में पता चलता है कि जो उसकी हाइट है दैट वाज नॉट हिज रियल हाइट। उसने अपनी हाइट को लंबा करवाया था सर्जिकली। लाइक हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इट इज ये एक टेक्निक होती है जिसमें जिसे बोलते हैं एलिज़रॉफ टेक्निक। उसमें आप फिक्सेटर लगाते हैं, ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन को काट के, और 1-1 मिलीमीटर रोज बढ़ाते हैं। 3-4 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस तरह की लिम्ब लेंथनिंग एक प्रोसीजर है। ये ऐसे दोनों टांगे सीधे करके लंबा होना बहुत खतरनाक काम है। करने वाला बेवकूफ और उसको करवाने वाला टोटली उसको कोई पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी खराब हो गई दोनों में से और कोई इशू आ गई तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगी एंड लिम्प आ जाएगा। होता क्या है इसमें? व्हाट इज लिम्ब लेंथनिंग एंड हाउ इट इज डन? जैसे यहाँ पे बोन के दोनों एंड से बोन ग्रो करती है और एक एंड से ज्यादा ग्रो करती है। जैसे घुटने के पास फीमर, थाई बोन के नीचे और लेग बोन के ऊपर। तो आप वहां उसके पास काट के फ्रेम लगा के उस फ्रेम को 1-1 मिलीमीटर रोज खोलते रहते हैं नट को। तो वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो हील होने लगता है, आगे जाता है हील। लेकिन ये भी आप जो है 100 दिन कर सकते हैं 4 इंच तक। अच्छा। इससे ज्यादा करेंगे तो नर्व्स खींचनी शुरू हो जाती है। तो 4 इंच तक हाइट बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑपरेशन करना चाहिए अगर किसी को पोलियो है, कोई और प्रॉब्लम है और एक टांग छोटी है, उसे दूसरी के बराबर लाने में। आई थिंक जो आपने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि कुछ लोगों के कॉस्मेटिक रीजंस होते हैं, इट कम्स अंडर दैट कैटेगरी। आई ऑल्सो हर्ड ऑफ दिस, नॉट हर्ड, अभी वाइल डूइंग दिस रिसर्च ओनली आई केम अक्रॉस दिस थिंग, बोन स्मैशिंग ट्रेंड। सो वो माइक्रो टीयर्स लाके बोन पे उसको अगर माइक्रो टीयर्स आते हैं उससे भी कहते हैं हाइट इंप्रूव होती है। एंड देयर इज दिस वुल्फ्स लॉ एसोसिएटेड विद। वुल्फ लॉ इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। वेरेवर देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेस, बोन विल बी लेड देयर। ओके, जहां भी हड्डी के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा वहां पे और हड्डी आके जमेगी टू प्रिवेंट दैट। स्ट्रेन है जहां पे खिंचती है बोन, that has nothing to do with this. That is the Wolff's law. This is very very experimental और ये usually animals पे शुरू करते हैं and they try from there. Logically, I don't know. The one I know to lengthen is Ilizarov technique, which is well established. That is a Russian scientist who produced this. It's used quite often for limb, which is one limb short than the other one, is the ideal indication. People do extend it to both legs, but it's not wise. So this was brought into the picture to fixate problems, not to create more. That's right.
This was it. Thank you so much, sir. It's a Thank you so pleasure. much Thank you very much. for all the knowledge that you shared. And I would like our viewers to drop a comment. आज के इस एपिसोड से आपने क्या सीखा और कौन सी एक आदत है जो आप अब ठीक करने वाले हो. Please let us know. And thank you once again.